नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम बिहार बिहान में। आपके साथ मैं हूं प्रिया। हम अपने मेहमान के पास चलते हैं दर्शकों, और आप तो जानते ही ना कि हर रोज हम आपको एक विशेष व्यक्ति से मिलवाते हैं, कैसे शख्स से मिलवाते हैं जो समाज के लिए बहुत बेहतरीन कार्य करते हैं, बहुत अच्छे कार्य करते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में राहुल कुमार सिंह मौजूद हैं, जो कि स्टेट यूथ कोऑर्डिनेटर हैं रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार स्टेट ब्रांच के। आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहार में। रेड क्रॉस सोसाइटी जिसकी स्थापना 1920 में की गई थी, एक ऐसी सोसाइटी जो लगातार लोगों के लिए काम करती है, लोगों के हितों के लिए काम करती है। आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ये कैसे काम करती है, किन किन चीज़ों के लिए, लोगों के हितों के लिए काम करती है। बहुत बहुत सबसे पहले बिहार विहान को धन्यवाद मैम। जैसा कि आपने पूछा कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो है लोगों के हित के लिए काम करती है, तो इस प्रश्न में ही इसका जवाब है कि लोगों के हित के लिए काम करती है। और आज पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में जो है वो रेड क्रॉस काम कर रही है। रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हमारे इंडिया के अंदर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से, और विदेशों में उनके देश के नाम से काम करती है। सबसे पहले आपको ये बताएं कि रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो केवल और केवल मानवता को हित में रखते हुए कार्य करती है। मतलब वैसी सारी ज़रूरतें, वैसी सारी जो साधन और संसाधन जो कि मानवीय हितों को ध्यान में रखते हुए समाज के लिए काम करे, लोगों के लिए काम करे, उन सारे चीज़ों के ऊपर में हमारी पहल होती है। की बात हो गई, किन किन विंग्स में काम करते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी? रेड क्रॉस सोसाइटी को बेसिकली जो लोग हमारे यहाँ जानते हैं वो मेडिकल फैसिलिटी और ब्लड बैंक के रूप में जानते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि रेड क्रॉस सोसाइटी केवल मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ही नहीं बल्कि कई एक इसके विंग है, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी के साथ जो हमारा सबसे बड़ा जो अप्रोच है वो है सुदूर इलाकों में जो ब्लड बैंक है वो है। साथ ही इसकी एक एफएनएस सेवा है जो कि नहीं जानते हैं लोग। एफएनएस कहने का मतलब हुआ फैमिली न्यूज़ सर्विस। जैसे हमारे और आपके अगर कोई परिजन कहीं गुमशुदा हो जाते हैं तो हम लोग बचपन से ही दूरदर्शन पे सुनते आ रहे हैं गुमशुदा तलाश केंद्र। परिवारजन से मिलते हैं, मित्रों से मिलते हैं, और फिर बाद में हम पुलिस स्टेशन जा कर के एक रिपोर्ट, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि रेड क्रॉस का भी एक विंग है फैमिली न्यूज़ सर्विस और रिस्टोरिंग फैमिली लिंक। अगर किन्हीं के परिजन अगर वो गुमशुदा हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं, पूरे दुनिया भर में कहीं भी, केवल राज्य की ही बात न करें, देश और विदेशों में भी अगर उनके परिजन अगर गुम हो जाते हैं तो वो रेड क्रॉस की सेवा के माध्यम से अपने परिजन को खोजने में हमारी मदद ले सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा जो है विंग है जो कि लोगों तक नहीं पहुंचा है, और इस बिहार विहान में जो है इस बात को रखते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज सुदूर इलाके जहाँ भी इस चीज़ प्रोग्राम को लोग देख रहे हैं तो वो इस चीज़ को जान ले कि रेड क्रॉस का ये विंग जो है उनके लिए वो काफ़ी लाभकारी होगा, उनके परिजनों को ढूंढने में काफ़ी मदद करेगा। नहीं, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और आपने ये जो बताया कि फैमिली न्यूज़ सर्विसेज हैं, इसको लेकर के काम करता है। ब्लड डोनेशन, आपने कहा कि ब्लड डोनेशन को लेकर काम करता है। किस तरीके से काम करता है? अगर कोई सुदूर इलाके में बैठा है, कोई सुदूर ज़िले में कोई व्यक्ति है जो आपका जो रेड क्रॉस का जो सेंटर है वहाँ से दूर है, तो कैसे वो अपनी पहुँच वहाँ तक बनाए और किस तरीके से वो अपनी मदद उस व्यक्ति तक पहुँचा पाता है? रेड क्रॉस की सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक वॉलंटरी बेस ऑर्गेनाइजेशन है, और वॉलंटियर इसके डिस्ट्रिक्ट से लेकर के पंचायत लेवल तक इसके वॉलंटियर हैं। और केवल रेड क्रॉस का ही ब्लड बैंक नहीं बल्कि बिहार सरकार द्वारा जितने भी ब्लड बैंक हैं वहाँ पर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। सबसे पहला अवेयरनेस का, क्योंकि आपको पता है 18 से लेकर के 65 वर्ष के उम्र तक के लोग रक्तदान कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो इसमें अवेयरनेस की काफ़ी कमी है, जो कि हमारे वॉलंटियर्स के माध्यम से जो है हम लोगों को अवेयर करते हैं। जो मिथ है उनको हम दूर करते हैं। साथ ही जो नीचे जो सुदूर इलाके हैं वहाँ भी पहुँच अपनी बना करके लोगों को हम अवेयर करते हैं कि किस तरीके से वो रक्तदान करे, कौन रक्तदान कर सकता है, कौन रक्तदान नहीं कर सकता है, और अगर हमें रक्तदान करना हो तो हम कहाँ पर करें। जी, चलिए, ये तो सारी चीज़ें हो गई जो एलिमेंट्री क्वेश्चंस होते हैं, जो मन में सवाल आते हैं तुरंत से। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति
को अगर ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, उसे अपने किसी परिजन को उसकी ज़रूरत आन पड़ी है, तो वो व्यक्ति पहले ही बहुत हताश परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि हम किसको अप्रोच करें, किसके पास हम जाए, किसे फ़ोन करें। इन केस अगर आपके पास फ़ोन आता है, रेड क्रॉस सोसाइटी के पास फ़ोन आता है, या उसके किसी वॉलंटियर के पास फ़ोन आता है और व्यक्ति कोई 20, 25, 30 किलोमीटर दूर बैठा है, कैसे उस तक उस ब्लड की पहुंचाई जाती है ताकि उसकी जो परेशानी है उसका हल हो सके? सबसे बड़ी बात है कि अभी बिहार राज्य रक्त अधिकोष के द्वारा जो है मात्र 4 जिलों छोड़ करके सभी जिलों के अंदर में जो है वो ब्लड बैंक की स्थापना की जा चुकी है। रेड क्रॉस की भी ब्लड बैंक है जो कि बिहार राज्य रक्त अधिकोष के अंतर्गत ही चलता है, नाको के अंतर्गत ही चलता है। तो अगर कोई व्यक्ति सुदूर इलाके में है, वो बैठा है और अगर वो ब्लड बैंक को अप्रोच करता है, तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो 2-3 चीज़ें होती है। सबसे पहला एक ब्लड रिक्वेस्ट फॉर्म जो होता है वो हम तक पहुंचना चाहिए। दूसरा, जो एडमिट है, जो पेशेंट है, जो विक्टिम है, अगर कोई एडमिट हुआ हॉस्पिटल में तो उसका ब्लड सैंपल भी उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि ब्लड का जो है वो क्रॉस मैच करके ही उनको ब्लड दिया जा सकता है। तो सबसे पहले है कि आप ब्लड बैंक पहुँचे, ब्लड बैंक पहुँचे, रिक्वेस्ट फॉर्म और ब्लड सैंपल लेकर के पहुँचे। और हमारा जो रेड क्रॉस ब्रांच है या फिर अन्य जो बिहार सरकार द्वारा जो ब्लड बैंक है, वहाँ पर सहायता केंद्र भी है, हेल्प लाइन नंबर है और वहाँ पर हेल्प डेस्क भी है। आप वहाँ तक पहुँचे और हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हमारे टेक्निकल जो होते हैं वहाँ पर 24/7 मौजूद होते हैं। वहाँ पर आपके हर एक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाता है। क्या बात है, बिल्कुल। और कहते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, उसका जो अधीर व्यक्ति है उसको अगर धीरज बंधाते हैं तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। आपने यहाँ पे अभी जो मौसम है वो बारिश का मौसम है, बाढ़ ग्रसित बिहार में ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जो बाढ़ ग्रसित हैं। रेड क्रॉस किस तरीके से मदद करता है, क्योंकि बातचीत के क्रम में आपने बताया था कि आप उन इलाकों में भी अपनी पहुँच बनाते हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाका है और लोगों की मदद करते हैं, किस तरीके से आप मदद करते हैं? रेड क्रॉस को दूसरे विंग से अगर देखा जाए तो लोग ये भी जानते हैं कि अगर कहीं पर कोई अप्रिय घटना होती है या फिर प्राकृतिक आपदा होती है तो रेड क्रॉस की पहुंच सबसे पहले होती है। उनके वॉलंटियर्स सबसे पहले वहां पहुंचते हैं और जो वहां पर मदद होता है वो सबसे पहले मदद पहुंचाते हैं। इस बाढ़ में तो हर वर्ष जो है हमारा बिहार इसको झेलता ही है और रेड क्रॉस अपनी पहुंच बना करके उनको मदद पहुंचाती है। लेकिन इस वर्ष साल 2021 में रेड क्रॉस की एक बहुत ही बढ़िया पहल है जो कि गूगल फ्लड अलर्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम करके एक प्रोजेक्ट हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें कि बाढ़ से पूर्व चेतावनी। अभी तक क्या होता था कि बाढ़ के बाद हम पहुंचते थे मदद के लिए, लेकिन इस साल से जो है हम पूर्व में ही चेतावनी दे रहे हैं, जो कि गूगल के साथ में मिलकर के हम इस काम को कर रहे हैं। गूगल हमें अलर्ट देता है, हमें बताता है कि कौन से ज़िले में कौन सी नदी का पानी कितने घंटे बाद कितना लेवल तक पहुंचेगा। अगर वो वार्निंग लेवल से ऊपर है तो डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम है, यहाँ स्टेट में कंट्रोल रूम बना हुआ है जो कि 24/7 काम कर रहा है, और डिस्ट्रिक्ट में भी हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को वो इन्फॉर्मेशन देते हैं और पूरे पंचायत लेवल तक वॉलंटियर्स को ट्रेंड किया गया। प्रत्येक पंचायत के 10-10 वॉलंटियर्स को ट्रेंड किया गया है अलर्ट समझने के लिए, अलर्ट को बताने के लिए, और साथ ही अगर वैसी सिचुएशन आ जाए तो लोगों को रिकवर करने के लिए, बाढ़ से निकालने के लिए, उनके जान माल के लिए कैसे हम रक्षा कर सकते हैं, इसके ऊपर भी इस साल से हम लोग वर्क कर रहे हैं। रेड क्रॉस में जो प्रोफेशनल्स हैं उनके अलावा ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं हर ज़िले में। आपने कहा कि बिहार के 4 ज़िलों को छोड़ के बाकी सब जगह आपकी रीच पहुंच चुकी है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है रेड क्रॉस के साथ, क्योंकि बहुत नोबल कॉज है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय देने की भी ज़रूरत नहीं है, तो कैसे अप्रोच करें आपको, कैसे एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं हम, ताकि हम भी लोगों के काम आ सकें? सबसे पहले तो जो यूथ है, हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो है रेड क्रॉस में यूथ रेड क्रॉस करके एक विंग है, और जो स्कूल के बच्चे हैं क्लास 10 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए JRC है, जूनियर रेड क्रॉस। तो जूनियर रेड क्रॉस के माध्यम से जो है वो अपने स्कूल के प्रधानाचार्य से मिल करके एक फॉर्म को फिलअप करके वो रेड क्रॉस के साथ में वॉलंटियर हो सकते हैं। लेकिन कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो कि यूथ रेड क्रॉस जो है, जिनका उम्र जो है 18 से लेकर के 30 साल तक है, वो यूथ रेड क्रॉस के वॉलंटियर हो सकते हैं। उसके लिए उनके डिस्ट्रिक्ट ब्रांच
या सब डिस्ट्रिक्ट ब्रांच या फिर वो स्टेट ब्रांच जहाँ पर उनका रेड क्रॉस का जो कार्यालय है वहाँ पर वो पहुँच करके एक फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भर के वो एसोसिएट हो सकते हैं। तो ये बहुत ही एक आसान तरीका है और जिसके लिए कोई बहुत कॉस्ट पे नहीं करना है, और वॉलंटियर होकर के आप बहुत सारी सर्विसेज को आप कर सकते हैं और सीख सकते हैं, जी। जो कि कहीं पर पेड आप हो करके उन सब चीज़ों को नहीं ले सकते हैं। लेकिन वॉलंटियर होने के बाद में सबसे पहली बात है कि हमारा खुद का इंटरेस्ट था, इसलिए हम वहाँ गए हैं। और जब हमारा खुद का इंटरेस्ट होता है तो उस काम को करने में ज़्यादा हम दिल और मन से करते हैं, और वो जो सेवा होती है वो कहीं और से किसी इंस्टीट्यूशन से आप नहीं ले सकते हैं, जो आपको यहाँ से मिल सकता है। बिल्कुल, वो सेवा भावना किसी व्यक्ति के अंदर जागृत होना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि समाज एक व्यक्ति से ही निर्मित होता है। कहते हैं कि समाज में आप जैसी भावना लेकर आगे बढ़ते हैं, आपसे लोग प्रेरित होते हैं, तो हो सकता है उनसे लोग प्रेरित होकर और भी बहुत सारे वॉलंटियर आएँ। अच्छा, हम आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी ये जो कोविड-19 का फेज़ चल रहा है, साल 2020 की शुरुआत से लेके अब तक का जो दौर रहा है, हम सब के लिए काफ़ी कठिन रहा है। बहुत मुश्किल और परेशानियों को झेलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे-धीरे अब ये संभावनाएँ जताई जा रही हैं कि हो सकता है अगर भारत सरकार के द्वारा जो हमें एडवाइजरी जारी की गई है, अगर उनका हम अनुपालन सही तरीके से ना करें तो थर्ड वेव की आने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसमें रेड क्रॉस की क्या भूमिका है, किस तरीके से अवेयरनेस फैलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत सरकार की एडवाइजरी को माने? सबसे पहला फर्स्ट वेव जब आया था तो कंप्लीट लॉकडाउन में हम थे, सभी लोग घर के अंदर थे। लेकिन वॉलंटियर सेवा, अब गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट बॉडी जो है उनके पास भी जो लिमिटेड रिसोर्स है उसके साथ में, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों के लिए राशन है, दवाई है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके घर तक पहुंचाना है हमें। तो उसमें क्या था कि वॉलंटियरी सेवा जो देने वाले लोग थे, हमारे रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर थे वो डोर टू डोर वर्क किए। उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया कि जो हमारे माइग्रेंट्स जो थे, जो अन्य राज्यों में रहते थे, उनका धीरे धीरे जो है वो वहाँ से माइग्रेट होकर के वापस आने लगे, तो परेशानी काफ़ी बढ़ गई। और गवर्नमेंट का जो सिस्टम था वो वॉलंटरी बेस्ड सिस्टम जो है उस समय वो काफ़ी सपोर्ट किया। तो हमारे रेड क्रॉस वॉलंटियर उस समय भी गवर्नमेंट के साथ में मिल करके काफ़ी जोश से और बहुत ही निस्वार्थ भाव से काम किए। सेकेंड वेव आया, इसमें थोड़ा सा उस तरीके से लॉकडाउन नहीं रहा, लेकिन फिर भी रहा। और थर्ड वेव की जो आशंका जताई जा रही है ये निश्चित तौर पर डराने वाली है। डराने वाली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम टीका ले चुके और हम ये मान करके चल रहे हैं कि अगर हमें टीका लग गया तो हमें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो रेड क्रॉस जो है सबसे पहले अवेयरनेस लेवल को बढ़ा रही है कि हम मास्क लगाएं। अभी भी हमें हाथ धोने की ज़रूरत है, अभी भी हमें वो सारे सुरक्षा मानकों को अपनाने की ज़रूरत है जो कि कोविड से हमें दूर करेगा। और थर्ड वेव में जैसा कि बताया जा रहा है, छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए है विशेष, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है अभी भी हमें। और अपने लेवल पर रेड क्रॉस जो है हर एक लेवल पर जो है वो अवेयरनेस लेवल को वो बॉटम टू जो है ग्राउंड तक वो पहुंचा रही है। इवन अभी सेकंड जो वेव आया था इसमें सबसे ज़्यादा क्रैशिश हुआ था वो था ऑक्सीजन के। तो रेड क्रॉस जो है ऑक्सीजन को लेकर के इस बार काफ़ी कॉन्शियस है। और हमारे स्टेट ब्रांच में जो है एक ऑक्सीजन प्लांट भी जो है वो लगाया जा रहा है ताकि थर्ड वेव में अगर ऐसी कोई ज़रूरत पड़े तो हम ज़रूरतमंद लोगों के काम आ सके। बिल्कुल, ज़रूरतमंद लोगों के काम आ सके। लेकिन हमारा कहना ये है, भारत सरकार का कहना ये है कि जो सुरक्षा मानक तय किए गए हैं आप उनका अनुपालन हिदायत के साथ करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब स्वस्थ रहेंगे अपने आसपास के लोगों का के स्वास्थ्य का आप ध्यान रख सकेंगे। यहाँ पे एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है, बहुत ही हम आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहे हैं। बहुत खूबसूरती से हमने इस बार का जो हमारा था गणतंत्र दिवस हमने उसे सेलिब्रेट किया। हम आपसे ये स्वतंत्रता दिवस हमने सेलिब्रेट किया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपके वॉलंटियर्स रेड क्रॉस सोसाइटी इसमें हिस्सा ले रही है, आगे बढ़ रही है, क्या कुछ खास इस बार किया जा रहा है? बिल्कुल, बहुत ही मज़ा आया इस बार के स्वतंत्रता दिवस में। एक नया शब्द हमारे जीवन में आया, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और अमृत पान करने से हमारी उम्र बढ़ती है और निश्चित तौर पर अगर हम ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो अगले कई वर्षों तक जो है ये आज़ादी का जो माहौल रहेगा वो हमारे दिमाग के अंदर में चलता रहेगा।
भारत सरकार के द्वारा हर एक विभाग को कुछ न कुछ निर्देशित किया गया है, जिसमें रेड क्रॉस को भी निर्देशित किया गया है। और रेड क्रॉस के साथ जो है मुझे मौका मिला है बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा इस आज़ादी के अमृत पर्व को मनाने का, और मैं उसके साथ में एक साधन सेवी के रूप में काम कर रहा हूं। और हमारे वॉलंटियर्स की जो टीम है उसमें वो बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति की तरफ से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में साल 2022 तक जो है वो 3 चीज़ों के ऊपर में अवेयरनेस प्रोग्राम को किया जा रहा है, जिसमें आपको बताएं पूरे राज्य भर से 106 कॉलेज के तकरीबन 9,000 यूथ जो हैं इसके साथ जुड़े हैं, और 75 स्कूल के जो स्कूल स्टूडेंट हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। मतलब तकरीबन 12,000 का पंजीकृत आंकड़ा जो है अभी तक हम लोगों के पास पहुंचा है। और इसमें 3 चीज़ के ऊपर जो है अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला है वो है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। अभी इसका पहला चरण जो है उसकी शुरुआत जो है वो 12 अगस्त को की गई है। तो जिसमें सबसे पहला वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के ऊपर में, इससे पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं ब्लड डोनेशन के बारे में। तो ब्लड डोनेशन अगर हमें ज़रूरत पड़ी, हम गए ब्लड डोनेट किए और हम ब्लड ले लिए। लेकिन वॉलंटरी ब्लड डोनेशन ये है कि हम एक नियमित तौर पर ब्लड डोनर बने, मतलब हर 4 महीने पर हम रक्तदान कर सकते हैं, तो हम जा कर के करें। तो इसके ऊपर में फोकस है बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति। दूसरा जो है वो है HIV और एड्स को लेकर के, जिसके ऊपर में कोई भी बात नहीं करना चाहता है, चाहे वो यूथ हो या फिर पेरेंट्स हो या फिर टीचर हो। हम किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति क्यों नहीं हो, HIV और एड्स के ऊपर में वो बात करना पसंद नहीं करते। इवन हम अपने अगर दोस्तों से भी बात करें कि आओ बैठ करके हम HIV और एड्स के बारे में बात करें, तो वो हमें बोलेगा कि यार कोई और टॉपिक चुन लो, ये टॉपिक क्यों चुन रहे हो। बिल्कुल। साथ ही तीसरा जो है वो है टीवी के ऊपर में भी अवेयरनेस लेवल को बढ़ाने के लिए बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति जो है वो अग्रसर है। और इसमें हम लोगों ने पिछले माह में एक ट्रेनिंग जो है ऑनलाइन प्रशिक्षण, जैसा कि आपने बताया कोविड का दौर अभी भी चल रहा है, तो इस कोविड को हम लोगों ने एक अवसर के रूप में बदला है। बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति ने एक अवसर के रूप में बदला, यहाँ पर घर में बैठ कर के लोग ऑनलाइन कर रहे थे। उस ऑनलाइन को हम लोग इंटरटेन करते हुए एक प्रशिक्षण के तौर पर हम लोगों ने बदला। और पिछले साल हम लोगों ने ऑनलाइन क्विज़, इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए वॉलंटरी ब्लड डोनेशन और HIV एड्स के ऊपर में अवेयरनेस क्विज़ जो है पूरे राज्य भर के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए हम लोगों ने आयोजित किया। और साथ ही इस वर्ष भी जो है अभी हम लोगों ने अपना एक स्टेप ख़त्म किया है, जिसमें पीयर एडुकेटर, प्रत्येक महाविद्यालय से जो है 2 छात्र छात्राओं को एडुकेट किया गया वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए HIV एड्स के ऊपर में। साथ ही महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के जो हमारे प्रोफेसर होते हैं उन्हें भी हम लोगों ने इसके ऊपर में ट्रेनिंग दी है कि वो अपने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जो भी कैंपस हैं उसके अंदर में इस प्रोग्राम को चलाएं और इस अवेयरनेस लेवल को बढ़ाएं। सटीक विश्लेषण करें यहाँ पे, उसके जो भ्रांतियाँ हैं उसे आप उसका खंडन करें साइंटिफिक तरीके से। सबसे पहला तो जब हम रक्तदान करने जाते हैं तो रक्तदान करने के लिए प्रेरित करने वाले लोगों की संख्या कम है हमारे यहाँ। कि अगर मैं बोलूँ कि मैं रक्तदान करने जा रहा हूँ तो पीछे से कोई बोले कि नहीं ठीक है, बहुत अच्छा काम है, आप ज़रूर कीजिए और हम भी करेंगे। तो जो भ्रांतियाँ हैं वो हमारे द्वारा ही फैलाई जाती है। हम खुद न करें और न किसी को करने तो हमारे द्वारा ही फैलाई जाती है। जिसमें सबसे पहला जो चीज़ हम लोग सुनने को मिलता है, हम रक्तदान इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रक्तदान करने से जो है वो किसी प्रकार की कमज़ोरी नहीं होती है, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, जब आपके शरीर से ब्लड निकलता है जो कि एक 350 ml से 450 ml का होता है और वो हमारे शरीर का 15वां भाग होता है। मतलब हमारे शरीर में जितना रक्त मौजूद है उसका 15वां हिस्सा ही हमारे शरीर से निकलता है और वो 24 से 48 घंटे के अंदर में रिकवर भी हो जाता है। तो कमज़ोर होने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि न्यू ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारे शरीर में बनते हैं और वो काफ़ी ऊर्जा देने वाली बात होती है। हम बीमार पड़ जाएंगे, अगर रक्तदान करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एक स्वस्थ आदमी, हर एक स्वस्थ महिला या पुरुष जो है वो 4 महीने में रक्तदान कर सकता है।
तो एक नियमित रक्तदान अगर करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे उसका कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, इन सब चीज़ों का जो होता है वो संभावना वो काफ़ी कम हो जाता है। तो बिल्कुल। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने बताया कि रक्तदान करने से किसी का जीवन बचता है, तो इसमें एक कदम और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 3 लोगों की जीवन बचती जी, है। बिल्कुल। 3 लोगों का हम जीवन बचा सकते हैं अगर हम नियमित रक्तदाता के रूप में साल में अगर 3 बार हम रक्तदान करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम भगवान और डॉक्टर नहीं होते हुए भी 12 लोगों की जीवन बचाने में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दे रहे हैं समाज के अंदर में। और रक्तदान जो है इसको महादान की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि आप कुछ नहीं होते हुए भी आपके पास ऐसी चीज़ है जो कि आप 12 लोग के जीवन को बचाने में मदद कर सकते हैं। और हमारे द्वारा जो वॉलंटरी ब्लड डोनेट जो किया गया है, अब लोगों का कहना है कि हम तो ब्लड डोनेट कर देंगे लेकिन ये किसके काम आएगा। तो आपको बताऊं कि ये वैसे लोगों के काम आता है जो कि एक्सीडेंटल केस होते हैं, उनका प्री मेच्योर जो बच्चे होते हैं उनके लिए, ऑपरेशन के दरमियान में जो मदर जो ब्लड की ज़रूरत पड़ती है उनके लिए इन सारे ब्लडों का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। तो अगर हमें पता है कि हमारे ब्लड देने से अगर कोई 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति का जीवन अगर बच रहा है तो निश्चित तौर पर कोई संदेह ना पालते हुए हमें रक्तदान करना चाहिए। बिल्कुल, कोई संदेह ना पालते हुए हमें रक्तदान करना चाहिए। और आपके आसपास जो लोग हैं जो स्वस्थ हैं और जिन्हें डॉक्टर ने कहा है कि वो स्वस्थ हैं, वो रक्तदान कर सकते हैं, तो आपके जो ब्लड डोनेशन सेंटर्स हैं आपके आसपास, वहाँ जाकर कम से कम साल में एक बार तो हम ब्लड डोनेट कर ही सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो। और मेरा तो मानना है कि अवसर हम ढूंढते हैं, जिस तरीके से हम पर्व को सेलिब्रेट करते हैं वैसे कोई न कोई एक फिक्स हमारे ज़िंदगी में डेट होता ही है, कोई हो या नहीं हो, लेकिन हमारा जन्म दिवस तो होता ही है। बिल्कुल। ऐसे बहाना लेकर के ज़रूर हम रक्तदान करें। और रक्तदान करने के लिए एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम सरकारी जो रक्त संग्रह केंद्र है वहाँ पर रक्तदान करें, या फिर कहीं रक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है, वहाँ पर रक्तदान करें। जी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया था कि ये जो ब्लड्स जो कलेक्ट किए जाते हैं ब्लड डोनेशन सेंटर और कैंप्स के ज़रिए, वो वैसे लोगों के लिए यूज़ किए जाते हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, मान लीजिए सड़क दुर्घटना हो गई है। उस कंडीशन में ब्लड डोनेशन की बात तो तब आती है, ब्लड की बात तब आती है जब हम अस्पताल तक पहुँच पाते हैं। फर्स्ट एड एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि अगर समय रहते अगर फर्स्ट एड मिल जाए तो बहुत हज़ारों लोगों की जानें जो हैं, जो सड़क दुर्घटना में जो लोग अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, वो ना हो। किस तरीके से आप अपने वॉलंटियर्स को प्रेरित करते हैं? क्योंकि मैंने अक्सर कई बार सड़कों पे देखा है कि वॉलंटियर्स आते हैं और वो टेक्निकल जो जानकारी होती है उनके पास मौजूद होती है। आप किस तरीके से ट्रेन करते हैं? रेड क्रॉस का एक विंग है, वो है फर्स्ट एड। ये एक बहुत ही मजबूत विंग है जिसमें कि वॉलंटियर्स को फर्स्ट एड के बारे में टेक्निकल नॉलेज देकर के उन्हें ट्रेन किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल ही मुफ्त है, ले सकते हैं हम। और जैसा कि आपने बताया कि एक गोल्डन टाइम, कोई भी एक्सीडेंट अगर होता है तो एक गोल्डन टाइम होता है, हाफ आवर 30 मिनट का गोल्डन टाइम होता है। उस समय अगर उसको प्राथमिक सहायता अगर मिल जाती है तो उसके जीवन को बचाने में हम बहुत बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि सड़क पर दुर्घटना हो गई, लोग देखने वाले की संख्या ज़्यादा है, हालचाल पूछने वाले की संख्या ज़्यादा है कि आप कैसे हैं, कहाँ के हैं, उनका पता पूछने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, उनका मोबाइल नंबर पूछने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन प्राथमिक सहायता पहुँचाने वाले लोगों की संख्या नहीं होती है। और ज़्यादातर केस जो होता है एक्सीडेंटल केस में लोगों की मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि उस दरमियान में उनका ब्लीडिंग काफ़ी हो रहा होता है और ब्लीडिंग को रोकने का तरीका हम नहीं जान रहे होते हैं। इस तरीके की बहुत सारी टेक्निकल्स नॉर्म्स हैं जो कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग में रेड क्रॉस के द्वारा सिखाया जाता है, उन्हें बताया जाता है। और अगर वो सीख ले, जान ले, तो प्रायः अगर उनके सामने अगर इस तरीके की घटना हो तो उन सारी चीज़ों को वो मद्देनज़र रखते हुए उनको प्राथमिक सहायता पहुंचा सकते हैं। इवन मानवता के नाते उन्हें हॉस्पिटल तक भी पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास तकनीकी जानकारी हो अगर ऐसी एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि कई बार अगर आपने गलत प्रक्रिया वहाँ पे कर दी तो हो सकता है जो स्थिति सुधर सकती थी वो और बिगड़ जाए। किन किन और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन में यूथ जा सकते हैं? क्योंकि रेड क्रॉस
के बहुत सारे विंग्स हैं और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसका टाई अप भी है, तो किस किस और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के साथ यूथ जुड़ सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर मानवता सेवा की भावना और आए? सबसे बड़ी बात है कि हम कॉलेज और स्कूल में जाते हैं, हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर में फोकस होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वॉलेंट्री जो इसमें वर्ड जो जुड़ा हुआ है वॉलेंट्री, स्वयं सेवक के तौर पर, इसमें स्वयं ही जो है वो हमें ज़्यादा प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। और किसी चीज़ में जब हम वॉलेंट्री जाते हैं तो दिल से काम करते हैं। तो यूथ जो है कॉलेज और स्कूल्स में जो है वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया यूथ रेड क्रॉस के बारे में, वॉलेंटियर हो सकते हैं। अगर आप कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर, वहाँ पर आप वॉलेंटियर हो सकते हैं। और वहाँ पर भी आप सैन्य शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी ऐसी वॉलेंटियर वर्क्स जो हैं उसे कर सकते हैं और जान सकते हैं। साथ ही एनएसएस, राष्ट्रीय सेवा योजना है, वहाँ पर आप वॉलेंटियरी जुड़ सकते हैं। और एनएसएस के साथ साथ रेड रिबन क्लब, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के द्वारा जो प्रत्येक महाविद्यालय में रेड रिबन क्लब का गठन किया गया है, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। और उसके साथ जुड़ करके आप बहुत सारे प्रोग्राम के हिस्सा और ट्रेनिंग के हिस्सेदारी में आप अपना जो है योगदान दे सकते हैं। साथ ही NYKS नेहरू युवा केंद्र है, वहाँ पर आप वॉलेंटियरी जुड़ सकते हैं। और जहाँ भी आपको, मैं बोलूँ कि जहाँ भी आपको मौका मिले वॉलेंटियर होने का, वहाँ पर स्वयं आप एक कदम बढ़ा करके वहाँ पर ज़रूर आप वॉलेंटियर हो, क्योंकि वहाँ पर आप ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा आपको काम करने का मौका मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। और शायद मुझे लगता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की शायद ज़रूरत भी नहीं है अगर आपके अंदर सेवा भावना है दूसरों के लिए, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति। तो यहाँ पे आपने वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस का जिक्र किया, यूथ बिल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा हैं। यूथ बिल्डिंग कैपेसिटी किस तरीके से आपके ज़रिए से की जा रही है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ सकें, हम बता सकें, जागरूक कर सकें, अवेयर कर सकें? यूथ कैपेसिटी, ये जितने भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन का मैंने अभी जिक्र किया है, ये सभी में यूथ का जो है कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाता है, उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाता है और हर क्षेत्र में उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाता है। जैसे मैं बात करूं, अगर एनसीसी की बात किया मैंने, तो एनसीसी में आप जाते हैं तो वहाँ पर आप सैन्य शिक्षा लेकर के यूथ अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप करता है। साथ ही बहुत सारी और भी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि हम स्कूल और कॉलेज में नहीं लेते हैं, वो वहाँ पर एनसीसी में ले सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर अनुशासन, डिसिप्लिन, एक फौज का जो डिसिप्लिन होता है उसके अनुसरण को करते हुए वहाँ पर हम ट्रेनिंग लेते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। रेड क्रॉस के अंदर में वास एक प्रोजेक्ट है, उस वास प्रोजेक्ट के माध्यम से हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं यूथ के अंदर में। SDRT है, NDRT है, उसमें हम अपनी यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं। साथ ही एक सर्व इंस्ट्रक्टर के रूप में और सर्व वॉलंटियर के रूप में जो है स्टेट इमरजेंसी रेस्क्यू वॉलंटियर के रूप में जो है उसकी कैपेसिटी को हम बिल्डअप करते हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े, किसी भी आपदा या विपदा में हमारी ज़रूरत अगर पड़ती है तो यूथ बढ़ चढ़ करके आगे आएँ और वो लोगों की मदद कर सके। बिल्कुल, ये तो बात हो गई वॉलेंटियर करने की। अगर हम करियर को और रेड क्रॉस सोसाइटी को जोड़ें तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं? और अगर कोई यूथ, कोई व्यक्ति चाहता है कि हम इस संस्थान, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम लोगों की सेवा के साथ साथ अपना करियर भी बनाएं, तो क्या संभावनाएं हैं, क्या प्रक्रिया है, कैसे जुड़ें? जैसा कि फर्स्ट एड के बारे में हम लोगों ने बात किया है, फर्स्ट एड की अगर आप ट्रेनिंग रेड क्रॉस के माध्यम से लेते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है जो कि नेशनल हेडक्वार्टर के द्वारा दिया जाता है। इसमें आपको बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है अलग अलग क्षेत्रों में आपका बढ़ता है। जैसे आपदा प्रबंधन में आपदा प्रबंधन प्राधिकार अपना जो है वो निकालती है, उसमें अगर आप फर्स्ट एडर होते हैं तो आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। साथ ही अन्य सैन्य सेवाएं जो हैं वहाँ पर भी आपको इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वहाँ भी फर्स्ट एडर्स जो होते हैं उनकी स्थान जो है वहाँ पर होती है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि यहाँ से सीखने के बाद आप वहाँ पर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई और
अलग अलग विंग्स हैं जो अलग अलग तरीके से लोगों की सेवा कर रही है, लोगों के हितों को पूर्ण कर रही है। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत आपसे रही और हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं आपको, ताकि आप ऐसे ही लोगों के लगातार काम आते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने हमें बताया कि जो सेवा भावना है उससे ऊपर कोई भावना नहीं होती है और उसके लिए आपको किसी संस्थान के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो खुद से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, खुद के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं, यानी आप खुद से एक स्वयं सेवक बन सकते हैं और लोगों के हितों के काम आ सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, तो बिहार बिहान की आज के इस अंक में हम अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं, लेकिन दर्शकों आप तो जानते हैं ना कि आपके खतों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो फटाफट से आप हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।